हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत सुपर फैंटास्टिक चल रही होगी। थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों का शुक्रिया, आभार, प्यार कि आप लोग इस वीडियोस को देखते हैं और आप लोग को लगता है कि यस, ये आपके काम आ रही है। तो सबसे पहले कि ये वीडियोस का मोटिव क्या है तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। जो बच्चे नए हैं उनके लिए, जो बच्चों को पता है वो उसको स्किप कर सकते हैं, 1-2 मिनट का है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल से प्लस नोट्स के साथ पढ़ाती हूँ, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बच्चे क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो वहां यहाँ से जाके मतलब अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर सके। तो मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं सी अंजलि शर्मा हूँ। तो आप लोग, आधे लोग मुझे जानते ही होंगे। मैं अन अकेडमी की एक्स एडुकेटर रह चुकी हूँ, जिसमें मैं लॉ और ऑडिट पढ़ाया करती थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चा लोग? तो आज हम करने वाले हैं ऑडिट चैप्टर, और ऑडिट का चैप्टर 5 चैप्टर न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो क्या चैप्टर है? चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ आइटम, ऑडिट ऑफ जो है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हमारे शेड्यूल 3 के हिसाब से जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो इसका ऑडिट करेंगे। तो बच्चों, ये मैं बता रही हूँ, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर और वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। इसके अंदर से प्रश्न क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और कितने मार्क्स का आएगा मैम, कितने मार्क्स का नहीं आएगा? तो बेटा, इसके अंदर से इस बार मई के अंदर पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि भैया ऑडिट के अंदर इसमें 20 से 25 नंबर का पेपर बनाया जा सकता है। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो बेटा, मिनिमम से मिनिमम 20 नंबर का पेपर यहाँ से आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें, जो मेन चीज है जिसके लिए आप ऑडिट करते हो, आप कैसे ऑडिट करते हो, वो चीज इसके अंदर कवर अप होने वाली है। फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकेंड थिंग, मैम क्या आज ही पूरी क्लास को आप कवर अप कराओगे? नहीं, ये क्लासेस आज के दिन कवर अपने होंगी या पार्ट्स में आएंगी। पार्ट्स में कैसे आएंगी? तो सबसे पहले आज की इस क्लास में मैं आपको असर्शंस का मतलब समझाने वाली हूँ कि असर्शंस क्या लेनी है। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा शेयर कैपिटल की ऑडिट करना है। इसी तरीके से बोरोइंग, इसी तरीके से रिजर्व्स, इसी तरीके से बहुत सारी आपके आइटम्स है, ताकि आपके ऊपर भी प्रेशर ना बना पड़े। जो बच्चे कहते हैं मैम हमें लॉन्ग टर्म क्लासेस देखने में मजा आता है, बेटा आप लोग सीरीज में देख सकते हो। आप लोग डेली अपना एक रूटीन, जो मेरी जब भी क्लास अपलोड होती है, आप लोग उस टाइम अपना 1 घंटा निकाल के उस क्लास को देख सकते हो, तो आपको आराम से वो चीज कवर होगी। वही चीज है कि आप 2 घंटे एक साथ बैठ के कर रहे हो और हर दिन 1-1 घंटा दे रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ निकल के आ रही है? प्रोडक्टिविटी बेटा, आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में, आप ऑडिट को थ्योरी सब्जेक्ट्स लेते हो, तो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी जब आप रोज 1-1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप सो, मुझे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और मैं हमेशा से हर क्लास में एक चीज कहती हूँ, क्या कहती हूँ? रिटन प्रैक्टिस मस्ट, रिटन प्रैक्टिस मस्ट। ओके। तो ये जो क्लास एप्लीकेबल है, ये नवंबर वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है और मई वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, मतलब क्या है क्या नहीं। ओके। तो सबसे पहले मैं क्विकली बता देती हूँ, मॉड्यूल के अंदर ये पेज 137, 137 पेजेस में कवर अप है। आप कोई भी शॉर्टकट बुक ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप पहले ये देख लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले बेटा, ये जो चैप्टर है ये हाईली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर है ऑडिट चैप्टर नंबर 5। ऑडिट का आपका चैप्टर नंबर 5 है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है? इसमें कोई ऐसे कवर नहीं है, ये आपका बिल्कुल जर्नल चैप्टर है, लेकिन येट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कहा गया है। अब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? तो बेटा, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको यहाँ मतलब चलेगा कि यहाँ इस चैप्टर में आपको करना क्या है। तो बेटा, यहाँ पे आपको करना सीखना है कि ऑडिटर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है या किस तरीके से ऑडिट को कंडक्ट करना है। मैडम किस चीज का? तो ऑडिट यहाँ पे आप करना सीखेंगे आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स में, बैलेंस शीट के आइटम्स का ऑडिट करना सीखेंगे। और यहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स का भी आप बैलेंस ऑडिट करना सीखेंगे। अब आपकी जो आपको कौन से आइटम्स के ऑडिट पे इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगा या बुक में कौन कौन से आइटम है? तो फर्स्ट वन है, यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल का ऑडिट है। मैं आपको पूरा चैप्टर का सारांश बता रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या करना है आपको, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि उसमें आपको बॉक्सेस बॉक्सेस में दे रखे टेबल की फॉर्म में, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहाँ मैं बिल्कुल आपको, देखो जो मैं नोट्स आपको यहाँ पे दिखाऊंगी ना, वो एज इट इज, मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में आपके मॉड्यूल के नोट्स है। आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे कह रहे हैं कि यार वी आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली स्टिक टू ऑन दी मॉड्यूल, तो आप मॉड्यूल को सामने खोलिए, मेरे नोट्स और मेरी क्लासेस यहाँ पे देखिए, तो आपको वहां पे फर्क, मतलब आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी ही दिखेगी। ठीक है। ऑडिट ऑफ रेवेन्यू एंड आइटम्स का है, मतलब है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये सारे कम से कम यहाँ पे 5-6 बैलेंस शीट आइटम्स के ऑडिट को कवर करेंगे।
और दूसरा P&L के आइटम को कवर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के आपको हर चीज का ऑडिट कैसे करना है एज अ बीइंग एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए। नाउ मैडम इस चैप्टर की वेटेज कवरेज क्या है? तो वेटेज कवरेज है बेटा जो है 15 से 20 मार्क्स की कवरेज है, आने की संभावना है। मैम मिनिमम संभावना आप 15 मार्क्स का लेके चलो, बट 15 मैंने बहुत ही कम बताया है, 20-25 तक का आराम से आएगा, क्योंकि आपका कंपनी ऑडिट हट गया है। तो मेन कुछ ऑडिट ऑफ बैंक्स है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस पे फोकस है। और ऑब्वियसली इस पे जो है आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्लस इस चैप्टर का लिंक है आपके में कारो रिपोर्टिंग है। कारों के अंदर भी कुछ ऐसी आइटम्स हैं जैसे कि बोरोइंग्स की आपके क्लॉजेस हैं, इन्वेंट्री के क्लॉजेस है, पीपीई की क्लॉजेस है, और आपके शेयर कैपिटल के क्लॉजेस है। तो वो सारी चीजें अगर मैं लिंक करूं तो आराम से ये बेटा इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आएंगे, और प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका प्रैक्टिकल या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको कहानी दे दी जाएगी लिखी। तो बेटा इस चीज को तो इस चैप्टर को तो स्टार मार्क करो, 5 सितारा स्टार दे दो और अपना लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अब आपको लोगों में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैडम बकवास मत कीजिए, आगे चलिए। तो बेटा बकवास नहीं, कट कॉपी पेस्ट करने की आदत है। अगर आप स्किप करके देखते हैं, आई नो टाइम रेलेवेंट है, लेकिन उस चीज को थोड़ा डीपली समझ लोगे तो बार बार आपको किसी भी और सेशन में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या है, इन सब के आइटम्स, ये सारे आइटम्स तो हम कवर अप करेंगे, लेकिन आज की क्लास में मैम क्या कवर अप करने वाले हैं? आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे अजर्शंस। अजर्शंस का मीनिंग पढ़ेंगे, और ऑडिटर को क्या अजर्शन यूज करनी है बैलेंस शीट के आइटम्स को ऑडिट करने के लिए, और P&L के आइटम्स को ऑडिट करने के लिए क्या अजर्शंस यूज करनी है। तो सबसे पहले आपको एक अजर्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद कौन कौन सी असर्शंस आप इन दोनों आइटम्स, इन दोनों कैटेगरीज के आइटम्स में यूज करोगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, बहुत से बच्चे कहते हैं या सोच रहे हैं मैम बस ये एक ही दिन की क्लास है। नहीं बेटा, ये क्लासेस आएंगी पार्ट्स में। जैसे कि आज की क्लासेस का आपने हेडिंग देखा होगा, चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम अजर्शंस। तो ये अजर्शन की क्लास थी। सेकेंड है ऑडिट ऑफ आप, जो ऐसे आएगी शेयर कैपिटल की। तो जौन से जिस भी बच्चे को जौन सी क्लासेस देख रही है, आप पर्टिकुलरली उस क्लासेस में जाके आप देख सकते हैं कि हाँ इस क्लास में शेयर कैपिटल की ऑडिट कवर अप है। तो आई थिंक सो कि सभी के लिए फायदा है, ठीक है। तो मैं सीरीज वाइज चलूंगी। सबसे पहले मैं आपको आपका स्टडी मटेरियल से अजर्शंस की कराऊंगी, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी जो बच्चे नोट्स के लिए हैं। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहां पे मैसेज कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, थैंक, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं हमारा मेन थिंग, अजर्शंस क्या होती है क्या नहीं होती। सबसे पहले अजर्शन का मीनिंग पता होना चाहिए कि अजर्शन का मतलब क्या है। तो एज पर योर स्टडी मटेरियल, एज पर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, अजर्शन का मतलब क्या होता है याद रखिए। अजर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। याद रखिए, वाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इम्प्लिसिट भी है, इट्स इम्प्लिसिट ऑल्सो एंड इट्स एक्सप्लिसिट ऑल्सो। एक्सप्लिसिट, okay, that are used, that are used in the financial statements and used by auditor, and used by auditor to consider different types of, मैं मॉड्यूल में से आपको ये भी चीज बताऊंगी, लेकिन पहले आप लिखिए क्योंकि आपको ऑब्वियस की बात है लिख के भी आना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स दैट में अगर, अब यहाँ पे आइए, ये और अजर्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रखा है, assertion that is representation made by management। अब मैनेजमेंट क्यों, बिकॉज यू नो दैट preparation of financial statement is a responsibility of management। भैया ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे। तो भैया मैनेजमेंट को क्या बनाना है, अच्छा इसको एग्जांपल से समझो। मैनेजमेंट को क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। ये किसको प्रिपेयर करनी है, मैनेजमेंट, ठीक है।
अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इवैल्यूएशन या फिर आप क्या कह सकते हैं ऑडिट करना है एक ऑडिटर को, ठीक है, एक ऑडिटर को करना है। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाई गई हैं? क्या बैलेंस शीट के जो आइटम्स डाले हुए हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लायबिलिटीज, एसेट्स जो आइटम डाले हुए हैं, और पार्ट 2 यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स डाले हुए हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आइटम, रेवेन्यू के आइटम या एक्सपेंसेस के आइटम्स, वो किस बेसिस पे डाले हुए हैं, किस बेसिस के ऊपर इंक्लूड किए हुए हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम सेल्स इनवॉइस लेजर, बेटा वो सारी चीजें इज अ पार्ट ऑफ अजर्शन, वो पार्ट ऑफ अजर्शन है। तो भैया मैनेजमेंट ने कुछ चीजें भी यूज की होंगी, जैसे कि फॉर शेयर कैपिटल का आइटम डाल रहे हैं या रेवेन्यू का आइटम डाल रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे किसके बेसिस पे किया होगा कि भैया वो एग्जिस्ट करती है भी या नहीं करती, ठीक है, उनकी वैल्यूएशन कैसे हुई है, फॉर एग्जाम्पल उनकी वैल्यूएशन कैसे हुई, उनकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एक्सेट्रा हुई है नहीं, तो ये क्या है, इस बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट ने पर्टिकुलर आइटम्स को एंटर किया है। लेकिन जो सेल्स इनवॉइस है, बैंक स्टेटमेंट है, वो बेटा डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं भैया, एग्जिस्टेंस है, रजिस्ट्री है, तो ये इस लेवल में आते हैं। तो भैया मैनेजमेंट ने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शेड्यूल 3 के हिसाब से जो, और या फिर कोई भी अलग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक की आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ये सारी चीजें, तो भैया उस पे आपने कुछ अजर्शन मैनेजमेंट ने यूज किए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। और मेरी बात सुनिए, जो यहाँ पे लिख रखा है दैट आर यूज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यूज्ड बाय द ऑडिटर, तो ऑडिटर मांगेगा भैया, और मैनेजमेंट ने ऑडिटर को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी कि आप जाके इसका ऑडिट करो। अब ऑडिटर को सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि तुमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं, तो ऑडिटर मांगेगा कि प्लीज गिव मी द असर्शन ऑन विच योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड, ठीक है, आप मुझे अजर्शंस दे दीजिए, यानी कि आप मुझे ये बताइए आपने एग्जिस्टेंस में क्या लिया, आपने पूरा कंप्लीटनेस चेक किया है या नहीं, आपने पूरा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दिया है या नहीं, चाहे आपने एक्सप्लिसिट या एम्प्लिसिट कोई भी अजर्शन यूज किया, प्लीज गिव मी दैट अजर्शंस, तो ताकि मैं चेक कर सकूं कि जो अजर्शंस आप लोगों ने यूज की है, फॉर एग्जांपल अजर्शन में एक पॉइंट आता है वैल्यूएशन, कि भैया वैल्यूएशन आपने, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपने किस बेसिस पे की है, तो मैनेजमेंट बोलेगा हमने कॉस्ट पे वैल्यूएशन की है, तो वैल्यूएशन करी है कॉस्ट पे, ये क्या है, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट ने इस बेसिस पे, इस अजर्शन पे इन्वेंट्री दिखाई है अपनी बैलेंस शीट में। तो भैया ऑडिटर ने जब मैनेजमेंट की ये अजर्शन यूज करी, कौन सी अजर्शन, वैल्यूएशन वाली अजर्शन यूज करी, तो भैया ऑडिटर को लगा कि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या होता है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस, जो भी कॉस्ट और एनआरबी आई है उसमें से जो लेस आता है वो दिखाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने जो असर्शन यूज किया वो कॉस्ट पे अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बनाते टाइम ये वाली असर्शन यूज की कि मुझे कॉस्ट पे दिखाना है, लेकिन एक्चुअली में जब ऑडिटर ने इसका ऑडिट किया तो ऑडिटर ने पहले देखा कि भैया मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो किस बेसिस के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक को दिखा रखा है, तो भैया उसको लगा उसने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे दिखा रखा है, कॉस्ट पे। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है कि कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, आपको उसको उस पे दिखाना है। समझ में आया? तो ऑडिट किस तरीके से हुआ, एज आफ्टर कंसिडरिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और मैनेजमेंट ने क्या दिया, तो इस चीज को मैच करने के लिए, इस चीज को यानी असर्शंस को चेक करने के लिए भैया आप लोग ऑडिटर्स को हायर किया जाता है, क्योंकि you are being treated as that you have all knowledge of accounting standards, you have all knowledge of respective laws। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ assertions का, ठीक है, अब assertion का मैं एग्जांपल देती हूँ। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म बेटा इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप इस एग्जांपल को समझिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको दिखा रखी है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है, ये असर्शन पे ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, ये मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन, इस मैनेजमेंट ने इस बेसिस पे क्या कर रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कर रखी है, क्या कर रखी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन कर रखी है। सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड द असर्शन।
व्हाट इट दिस इज कॉल्ड द असर्शन. नाउ मैनेजमेंट ने ऑडिट कराया, तो ऑडिटर ने चेक किया, ऑडिटर ने ये चेक किया, ऑडिटर ने बोला कि व्हाट इज योर असर्शन, व्हाट इज योर असर्शन ऑन द वैल्यूएशन ऑफ दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो भैया मैनेजमेंट ने बोला कि we value long term investment in cost or NRV whichever is lower, but an auditor says that no, it's not correct. Why? Because IAS 13 accounting for investments, accounting standards investment 13 क्या कहता है कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो यू हैव टू बी कैरिड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कैरिड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. जो कॉस्ट पे आपको कैरिंग अमाउंट दिखाना है, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू पे कुछ भी डिक्लाइन हुआ तो वो चीज आपको, या डिक्लाइन या फिर आपका इंक्रीमेंट हुआ, वो चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखानी है. इट मींस देखो, तो ऑडिटर ने इनकी असर्शन चेक करी, इनकी वैल्यूएशन और कैरिंग अमाउंट की चीजें चेक करी, बट तो ऑडिटर ने मैच किया वेदर दे आर पैरेलल टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 और नॉट. सो ऑडिटर ने ये पाया और ये कहा कि नो, समझ में आया. तो ये चीज असर्शन है और इसी को बोलते हैं ऑडिट करना. तो क्लियर हो गया या नहीं हुआ असर्शंस का मीनिंग? सो दिस इज कॉल्ड द असर्शन, उसके बेसिस पे बनते हैं. ओके, क्लियर? यस. तो एग्जाम्पल को आप नोट करते जाइए कि यस क्लियर हो गया. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम ऐसे तो बहुत सारे बैलेंस शीट में आइटम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम होते हैं, तो ऐसे क्या ऑडिटर अपना 300-400 असर्शन यूज करेगा? नहीं, 300-400 असर्शंस यूज नहीं करेगा. ऑडिटर के क्या होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, उन बेसिस के ऊपर पर्टिकुलरली बैलेंस शीट आइटम्स का चेक करता है, और कुछ बेसिस होते हैं जो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स के होते हैं, उन बेसिस को चेक करता है. इस बेसिस को बोलते हैं टाइप्स ऑफ असर्शन. ठीक है. तो बेटा सबसे पहले जो आपका बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं ना, तो बैलेंस शीट के आइटम्स को आपके 6 असर्शन बेसिस पे आपका चेक किया जाता है. जो ऑडिट करेगा चेक किया जाता है, यानी बनाया भी जाता है और चेक भी किया जाता है. पहले तो बनाया जाएगा, बाद में चेक किया जाएगा. तो बैलेंस शीट असर्शन, बैलेंस शीट की असर्शन क्या है, इस चीज को बड़ी ध्यान से समझिएगा, कौन कौन सी बैलेंस शीट की असर्शन है. तो बेटा सबसे पहले जो बैलेंस शीट की असर्शन आती है, वो असर्शन आती है कंप्लीटनेस. अब कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, ये आपके मॉड्यूल में मिलेगा. कंप्लीटनेस का मतलब है, ये हेडिंग है, कंप्लीटनेस का मतलब है all transactions, all transactions that were supposed to, that were supposed to be recognized in balance sheet have not been omitted. Omitted or something. So पहली assertion क्या है, completeness. भैया जो बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट बनाते टाइम जो मैनेजमेंट को जो आइटम्स, जो सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर एंटर करनी थी, वो क्या एंटर हुई है या नहीं हुई है? क्या कैपिटल नेचर की, लायबिलिटी नेचर की आइटम सारी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपरली एंटर हुई है या नहीं हुई है, या कुछ रह गई है? तो फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी बैलेंस शीट्स के आइटम्स के अंदर, कंप्लीटनेस. राइट, क्लियर हो गया? कंप्लीटनेस का मतलब समझ आ गया? बच्चे कह रहे हैं यस, अगर नहीं है बच्चे कह रहे हैं हमने तो बोला नहीं. कंप्लीटनेस के बाद बेटा आपकी आती है, जो कंप्लीटनेस के बाद आप करेंगे तो नेक्स्ट चीज आती है, कंप्लीटनेस के बाद आपकी आती है कट ऑफ. हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पहले एग्जिस्टेंस मिले. ठीक है, तो नेक्स्ट आपके आइटम क्या है, कट ऑफ. सो कट ऑफ के मतलब होता है वेदर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वेदर ऑल एसेट्स and liabilities are reported in appropriate period or not. Appropriate period and not. And now what do you mean by the appropriate period or not? अब इस चीज को आप याद रखें. appropriate period की बात अगर मैं कर रही हूँ, तो पीरियड के बाद क्या है, जैसे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो 12 मंथ्स की पीरियड की बनाते हैं, लेकिन कई में क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर की अलग से बनानी पड़ती है, सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी उसके बाद कलेक्टिवली एनुअल बनती है, 6 मंथ्स की भी होती है. तो भैया आपने फर्स्ट क्वार्टर की जो बैलेंस शीट आइटम है वो फर्स्ट क्वार्टर में ही दिखाई है या सेकंड क्वार्टर में तो नहीं दिखा दी? अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूं तो भैया आपने 23, 22, 23 की आइटम्स ही आपने दिखाई है, यानी कि एक आइटम आपने
1 अप्रैल से पहले बेच दी, 2022 से पहले बेच दी, लेकिन स्टिल वो एग्जिस्टेंस कर रही है बैलेंस शीट के अंदर पीपीई में, राइट। सो भैया वो कट ऑफ है कि प्रॉपरली जब आप ड्राफ्ट करते हैं तो यू हैव टू बी दी कि आपकी कितनी एसेट्स आपके पास पर्टिकुलर पीरियड की है अवेलेबल, अभी एग्जिस्ट करती है या नहीं, और कितने पीरियड की आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर हो गया है नहीं? थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, जो अजर्शंस का मेन थर्ड पॉइंट है बच्चा लोग, तो थर्ड पॉइंट आपकी एग्जिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके हो सकता है मॉड्यूल में आपको पहले दे रखी हो एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ऑल द थिंग, बैलेंस एग्जिस्ट, बैलेंस एग्जिस्ट एज एट द पीरियड एंड। भैया पीरियड एंड पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है, ये रिपोर्टेड है कि उस पीरियड की आइटम्स रिपोर्ट कर रखी है नहीं। यहाँ पे एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि भैया जो एसेट्स आपने दिखाई है, जो आपने मतलब फॉर एग्जांपल पीपीएम लैंड बिल्डिंग दिखाई है, वो रजिस्ट्री कंपनी की है भी या नहीं, या उसपे चार्ज तो नहीं क्रिएट हो रखा, ये सारी चीजें एग्जिस्टिंग। तो फर्स्ट थिंग चीज क्लियर, मैंने बोला था कि 6 असर्शन है, तो कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एग्जिस्टिंग, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि असर्शंस कौन सी मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आने वाली वो शेयर कैपिटल का ऑडिट प्रोसीजर्स लेके आने वाली हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा तो वैसे सब चीज इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये आ रही है तो आप एक नोटबुक में नोट करते जाइए, तो ये असर्शन आपको याद रखनी है, राइट। एग्जिस्टेंस क्लियर हो गया बेटा, यस। जो फोर्थ असर्शन आप यूज करते हैं ऑब्वियसली वैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यूएशन, आइटम्स का वैल्यूएशन नहीं होता, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेजरमेंट होता है, लेकिन वैल्यूएशन हमेशा बैलेंस शीट के आइटम का होता है। अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ पीपीई, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, राइट, ठीक है। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या रखा है, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स, ये असर्शन, इस असर्शन के बेसिस पे, इन ग्रुप के बेसिस पे, इन बेसिस के बेसिस पे मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है। ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज, whatever equities have appropriately valued as per relevant accounting standards, okay, as per there has been, now there has been no understatement, no understatement, no understatement and overstatement, there has been no understatement एंड ओवर स्टेटमेंट्स ऑफ आइटम्स। समझ में आया, जैसे कि बहुत एग्जांपल में हमने देखा है कि ओवर क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड हो गया, अंडर स्टेटेड हो गया, एसेट्स रिवैल्यूएशन जब हम बनाते हैं ऐसा कुछ हमने नोट किया था। तो भैया प्रॉपर्ली आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज और इक्विटी, अगर आप बैलेंस शीट की आइटम्स मैनेजमेंट देख रहे हैं तो प्रॉपर्ली वैल्यूएड होनी चाहिए, नहीं वो सारी चीज चेक कौन करेगा, चेक करेगा ऑडिटर, राइट। क्लियर हो गया, यस। नाउ द फिफ्थ वन जो मैं बता रही हूँ, तो अब फिफ्थ बेसिस जो हम कवर अप करने वाले हैं बैलेंस शीट की अजर्मेंट में बेटा, वो है आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स किस में आता है, राइट्स आते हैं एसेट्स को कंसीडर करते टाइम, और ऑब्लिगेशंस आते हैं आपको लाइबिलिटीज को कंसीडर करते टाइम, राइट। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या चेक करना है, नाउ आइडेंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट फॉर ओनरशिप ऑफ एसेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एसेट। रिकॉग्नाइज का मतलब है जो आपने आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखा है, रिकॉग्नाइज एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड ऑब्लिगेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड लाइबिलिटीज। तो जो रिकॉग्नाइज वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो रिकॉग्नाइज, ऐसे नहीं है कि सारे आलतू फालतू नत्थु गहरे सारे एसेट्स डाल दोगे, देखोगे तुम्हारी है, जो तुमने इस बार अपनी बैलेंस शीट के अंदर
चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लाइबिलिटी हो, आपने रिकॉग्नाइज किए हैं, इस पीरियड के एंड में लिखे हैं, तो भैया जो एसेट्स आपने लिखे हैं क्या उसका आइडेंटिटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पूरा राइट था उस पे या नहीं था? भैया आपने कर दिया, लिख दिया कि भैया ये जो मेरी लैंड पड़ी हुई है, जो मेरी लैंड पड़ी हुई है मरीना बीच के पास, वो भैया हमारी कंपनी की, हम इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन पता चला कि जो वो लैंड है वो चार्ज पे दे रखी है आपने, तो दैट्स नॉट द कंपनीज राइट। राइट, अगर चार्ज पे दे रखी है तो यू हैव टू बी प्रॉपरली गिव अ डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट को प्रॉपरली डिस्क्लोजर देना है कि यस स्टिल वी हैव दैट लैंड एंड वी गोइंग टू बी डू द प्रोडक्शन ऑन दैट लैंड, बट दैट लैंड इज ऑन चार्ज बेसिस। तो इसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रॉपरली दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। ये ऑडिटर को चेक करना है और ये ड्यूटी बनती है मैनेजमेंट की कि प्रॉपरली डिस्क्लोज करें एज पर AS1। अगर नहीं किया है तो ऑडिटर भैया अपनी रिपोर्ट में ये दिखाएगा। राइट, नाउ देन लास्ट हेडिंग फॉर ऑडिट असर्शंस यूज्ड इन द बैलेंस शीट आइटम। तो जो लास्ट हेडेड है वो तो मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्लियर हो गया? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो प्रेजेंटेशन का डिस्क्लोजर का मतलब है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वॉट एवर आइटम्स जो आप लिखते हैं, जो भी उसमें वैल्यूएशन है, रिपोर्टेड है, अंडरस्टेटेड है, ओवरस्टेटेड है, डेप्रिशिएबल अमाउंट है, जो भी आप प्रोविजन बनाते हैं, तो सब चीज का आपने पर्टिकुलरली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दे रखा है। इवन आपके पास कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी है तो उसका भी आपने प्रॉपरली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दे रखा है। तो क्विकली अभी आपको क्या बताया, हमने स्टार्ट किया था अभी 10 मिनट पहले कि बैलेंस शीट के आइटम को बनाने के लिए प्लस ऑडिट करने के लिए कौन कौन सी असर्शंस यूज करनी चाहिए। असर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो मैनेजमेंट देख के उसके बेसिस पे बनाता है। तो 6 असर्शन है। तो सबसे पहले जो थी वो थी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस होना है या नहीं। दूसरी थी हमारी कंप्लीटनेस, ठीक है, यहाँ पे मैं समरी लिख रही हूँ। तीसरी थी हमारी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ढंग से हुई है या नहीं। फोर्थ वन थी हमारी राइट्स एंड ओब्लिगेशन, राइट्स एंड ओब्लिगेशन। फिफ्थ वन थी बच्चा लोग कट ऑफ, कट ऑफ। और सिक्स्थ वन थी आपकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो ये 6 असर्शंस यूज करनी है ये सारी चीज में जब आप बैलेंस शीट के आइटम्स की असर्शंस करते हैं। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आई होप सो आपको क्लियर हो गया। नाउ अब बात करेंगे कि व्हाट आर दी असर्शन दैट कुड बी परफॉर्म्ड एज अ बेस फॉर मैनेजमेंट आल्सो व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी कि पार्ट, ये तो पास फर्स्ट है बैलेंस शीट, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड की यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो कौन सी असर्शंस को यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? और दोनों में बाद में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो। मैडम बैलेंस शीट की असर्शन भी सेम थी और प्रॉफिट एंड लॉस की असर्शन भी सेम थी, तो मैं आपको लास्ट में डिफरेंस भी बताऊंगी, लेकिन आप लोग बने रहिए। अगर अब तक बड़ी अच्छी समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक कर दिया करो, थोड़ी सी मोटिफिकेशन हमें भी मिलती है कि यस बच्चों ने लाइक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे है नेक्स्ट आपका टॉपिक है असर्शंस यूज्ड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन सी असर्शन है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस की असर्शंस यूज होती है वो होती है अकरेंस की। अकरेंस का मतलब क्या होता है? अकरेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, रिकॉग्नाइज्ड in the income statement have occurred and relate to the identity। मेरे साथ देखिए, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ तो स्पीड भी बढ़ेगी।
सो भैया सबसे पहला बेस होता है अकरेंस का। अकरेंस का मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट में जो भी रेवेन्यू आइटम्स आपने लिखे हैं, जो भी एक्सपेंसेस आपने लिखे हैं, वो भैया आइडेंटिटी से रिलेटेड है भी या नहीं है। तुम एक्स वाई जी हो लेकिन तुम वाई जेड के अपने एक्सपेंस लिख रहे हो, उससे क्या फायदा। और वो अकड हुए हैं भैया, हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, नॉट कैश बेसिस, अक्योरल बेसिस। क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या अक्योरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अकरेंस के बाद बेटा सेकंड असर्शंस जो आती है, वो तो फिर मैंने आपको बताया था, जो सेम थी बैलेंस शीट में, कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शंस आपको, ट्रांजेक्शन दैट सपोज टू बी रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन दैट सपोज टू बी रिकॉर्डेड, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उस पीरियड की, हैव बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड और नॉट, क्या वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, रिकॉर्डेड प्रॉपरली और नॉट, किसमें, आपकी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। क्लियर हो गया या नहीं होगा कंप्लीटनेस, राइट। तो ये तो सेम ही है दोनों चीजों में कि कंप्लीट है या नहीं, कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीटनेस के बाद बेटा थर्ड भी सेम है आपका, क्या आता है, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब मैंने आपको सिंपल बताया, वेदर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम, वेदर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम, जितने भी आपने इनकम और एक्सपेंडिचर आइटम डाल रहे हो, आर रिपोर्टेड, आर रिपोर्टेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। भैया आपके क्या है, आप जिस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, उसी पीरियड के आपको क्या लेना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस वगैरह, ये सारी चीजें उसी पीरियड का लेना है, ठीक है। कट ऑफ इज ओके, क्लियर हो गया कट ऑफ के बाद। नाउ तो ये तीन आपको अकरेंस समझ में आया, कंप्लीटनेस समझ में आया, कट ऑफ समझ में आया, यस। अब मैं नेक्स्ट लिखूं, नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट है बेटा मेजरमेंट। मेजरमेंट, जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम करते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट का करते हैं, तो वहां पे बैलेंस शीट में वैल्यूएशन होती है पर्टिकुलर आइटम की। अगर मैं कह रही हूँ कि सेल्स, तो मैं ये लिख रही हूँ सेल्स की वैल्यूएशन क्या है, मैं बोलूंगी सेल्स की मेजरमेंट क्या है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का मेजरमेंट क्या है, राइट, मेजरमेंट्स, ओके। नाउ इसके अंदर क्या है, ट्रांजेक्शंस, राइट डाउन, ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड, transactions have been recorded accurately at their appropriate amount, appropriate amount and properly classified, and properly classified in income statement, right। तो प्रॉपरली क्लासिफाइड है, प्रॉपरली रिपोर्टेड है, रिकॉर्डेड है इनकम स्टेटमेंट पे, राइट। इसके अंदर आपकी 6 बेसिस है। और तीसरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इसके अंदर आता है, तो बैलेंस शीट के आइटम में आता है। जो फिफ्थ बेस है बेटा, वो है आपका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। समझ में आया ये नहीं कि प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है नहीं, अभी तक समझ में आया सारी बातें, राइट। अब मैं आपको एक क्लियर चार्ट देना चाहती हूँ कि बैलेंस शीट की आइटम्स में क्या चीज आपने चेक, क्या अजर्शन यूज करनी है, और इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स में आपने क्या अजर्शंस यूज करनी है। तो यहाँ पे आपकी इनकम स्टेटमेंट्स की आइटम, इनकम स्टेटमेंट की अजर्शंस है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपकी बैलेंस शीट की असर्शंस, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस है, अगर आपने ये बेस नहीं समझा, तो आने वाली क्लासेस में मैं जो आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बोरोइंग, सेल्स, इन सब चीजों के ऊपर मैं ऑडिट करना आपको बताऊंगी एज पर योर मॉड्यूल, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक आपने असर्शंस का मीनिंग नहीं समझा है। कोई डाउट है कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज आती है अकरेंस, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज आती है एग्जिस्टेंस, ओके। सेकंड आती है आपकी कंप्लीटनेस, बैलेंस शीट में भी सेकंड आइटम्स क्या है आपकी, कंप्लीटनेस, दैट इज सेम। थर्ड आइटम है आपकी कट ऑफ, बैलेंस शीट के भी अंदर थर्ड आइटम है आपकी कट ऑफ।
फोर्थ आइटम जो आती है आपकी, वो आती है इनकम स्टेटमेंट में मेजरमेंट, और फोर्थ आइटम आपकी बैलेंस शीट में आती है वैल्यूएशन। फिफ्थ आइटम आपकी इसके अंदर आती है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सेम फिफ्थ आइटम आपकी यहाँ पे आती है बैलेंस शीट के अंदर भी, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। एक आइटम एक्स्ट्रा है, एक असर्शन एक्स्ट्रा है। ये क्या है? ये असर्शंस है। ठीक है, एक असर्शंस एक्स्ट्रा है आपकी बैलेंस शीट पे अंदर, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एसेट्स के लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मींस लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस के लिए। तो अगर आप बेटा यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दो हैं ये देज आर सेम, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सेम। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्स असर्शंस, आपको असर्शंस मतलब आपको ऑडिट चेक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, मैनेजमेंट से ये असर्शंस लेनी है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट। ठीक है, तो आज हमने, मैं ये नहीं कह रही कि चैप्टर 5 कंप्लीट है, इट्स अ लॉन्ग चैप्टर। मैं जल्दबाजी नहीं कराऊंगी कि 2 घंटे में तुम्हें खत्म करा दूं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर से भैया 6 महीने का इन्विटेशन आ सकता है। एक और बात बच्चों ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इस भ्रम में मत रहो सेल्फ स्टडी से पास नहीं हो सकते, बल्कि सेल्फ स्टडी से ज्यादा ही आप अच्छे से कर पाएंगे, बशर्ते आप क्लास को 1.5 मोड पे ना चलाएं। अगर वो बात अलग है कि आपने बहुत बार रिवीजन कर रखी है, आप रिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो आप 1.5 मोड पे चला सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर क्लास में आए हैं और समझ में आ रहा है तो आराम से देखिए, इसको शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस किसी और का भी फायदा कर सकती है। अगर आपको सही लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। अगर आपको सच में दिल से अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। और इस पार्ट 2 के लिए भैया आते रहना, क्योंकि मेरी क्लासेस तो ऐसे ही आती रहेंगी, एकदम से तो मैं सारा कंटेंट नहीं ला सकती, क्योंकि भैया ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रख रखा है। मैं पर्टिकुलर डे पे रिकॉर्ड करती हूँ, जैसे मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ। ठीक है, एक क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट करती हूँ मैं, इसलिए मेरा कुछ फैंसी वैंसी भी आपको ज्यादा नहीं दिखता होगा। तो पर्टिकुलर है कि आप एक टाइम बना लीजिए, बाय द एंड ऑफ द डे हमें ये पढ़ना है। 1 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे की होती है, पढ़िए। लेकिन मैं एकदम से मैराथन अपलोड नहीं करूंगी, 8 घंटे की क्लास है, वो होगा लेकिन पेपर के टाइम पे। ठीक है, तो कल क्लास जो आएगी वो आएगी शेयर कैपिटल वाली क्लास, जिसमें सेम इसका पार्ट 2 आएगा। तो एक बार सीरीज और प्लेलिस्ट को चेक करते रहा करो क्या चीज है। जल्द ही प्लानिंग कर रही हूँ जीएसटी की भी क्लास लाने की, लॉ के लिए बने रहो। थैंक यू सो मच बच्चों, इतना सपोर्ट देने के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और जीत की दहाड़ जल्द होगी। बाय बाय।